हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज यूनिवर्स क्लासेज में। और इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी और केबीएस और डी प्लस के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, जो कि रोज़ होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ये क्वेश्चन हो गया था कल ही, आगे बढ़ते हैं। बारामूला दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में, महान हिमालय में, शिवालिक में या फिर काराकोरम श्रेणी में? तो बारामूला जो दर्रा है यह स्थित है पीर पंजाल श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ध्यान रखना है, कहाँ है नहीं पूछा है, यानी कि स्टेट नहीं पूछा है, श्रेणी पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम वार्षिक तापांतर निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? अधिकतम वार्षिक तापांतर यह पाया जाता है, दिल्ली एक ऐसा महानगर है, यानी कि दिल्ली में पाया जाता है। और दिल्ली एक ऐसा महानगर है जिस पर अंतर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। इसके कारण वहाँ का जो वार्षिक तापांतर होता है अन्य महानगर की अपेक्षा अधिक होता है। यही रीजन है। तो डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। गेहूं के बीज बोने, अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास काल में औसत तापमान कितना होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस? इस समय गेहूं का सीजन भी चल रहा है, तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। गेहूं की जो कृषि होती है वो विभिन्न प्रकार के भौगोलिक प्रदेशों में की जाती है। यह एक शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा है। अभी जब भी पूछ ले गेहूं किस तरह का पौधा है, तो यह शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा है। और भारत में इसे रबी की फसल के तौर पर सर्दियों में उगाया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी कि 10 से कितना, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी कि वर्धन या और फिर जो पकते समय, यानी कि जो इसका बीज का समय आता है, जो बीच में आता है उसको उस समय उसको 15 डिग्री, और जब पकता है तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता इसको होती है तापमान की। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा बी वाला, बोने और अंकुरण का पूछा गया है, तो बी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। सुएज नहर के दोनों छोरों के दो पत्तन हैं, अलेक्जेंड्रिया, काहिरा, पोर्ट सईद या फिर सुएज? तो इसके जो दो से पत्तन कौन कौन से हैं? ये हैं पोर्ट सईद है और सुएज है, यानी कि तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाद्वीपीय नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं? वृक्षाकार, आयताकार, अध्यारोपित या फिर जालीदार? तो किस तरह का करती हैं? यह वृक्षाकार प्रणाली का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? कुड़प्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या फिर विंध्यन तंत्र? तो भारत का जो सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है वह क्या है? वह हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या फिर बिहार में? तो यह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा? यानी कि जो ब्राज़ील में अधिकतम कहवा उत्पादन किया जाता है उसका रीजन क्या है या फिर कारण क्या है? भूमध्यरेखीय स्थिति, असमान धरातल, तकनीकी उन्नति या फिर टेरा रोसा मिट्टी? तो कौन सा रीजन हो जाएगा? वो इसमें क्या है? टेरा रोसा जो मिट्टी है वहाँ का वही रीजन है कि वहाँ पे अधिकतम कहवा का उत्पादन किया जाता है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनः नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा? पूछा गया पुनः नवीकरणीय, यानी कि उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं आपको, उसको रिसाइकिल करके। तो यह कौन सा ऊर्जा है? यह आणविक ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऊर्जा जो है 3 तरह के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। सर 2 तरह के होते हैं। एक होता है अनव्यकरणीय ऊर्जा, अर्थात समाप्त ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस, परमाणु आधारित ऊर्जा स्रोत। यानी कि जो अनव्यकरणीय होता है वो एक बार यूज करने के बाद आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, गैस हो जाएगा, और जो परमाणु आधारित ऊर्जा होती हैं ये सब। और बात करते हैं नव्यकरणीय ऊर्जा क्या होता है? वो असमाप्त, यानी कि
जो समाप्त नहीं हो सकते हैं, जैसे फोटोवोल्टिक ओटेक ऊर्जा, सौर ताप, पवन ऊर्जा, जल विद्युत या फिर भूतापी ऊर्जा, ये सब जो है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को आर कहा गया है। जापान में सभी इस्पात उत्पादन तटीय स्थलों में होता है, और आर यानी कि कारण क्या है, जापानी इस्पात उत्पादन क्षमता तटीय क्षेत्र में अवस्थित है तथा इनको गहरे जल वाले पत्तनों की सीधी सुविधा है। इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है। अभ्रक का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? भारत, यूएसए, ब्राज़ील या फिर चीन? कौन है? यह जो है भारत है। किसकी राय में भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है? आर हार्टसॉन, टालमी, हिटनर या फिर वारेनियस? तो किसकी राय में है? यह जो है हेटनर के राय में है, भूगोल एक विवरणी विज्ञान है। तो सी ऑप्शन क्या है? सही है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, महानदी, चंबल या फिर नर्मदा? क्षिप्रा पूछा गया है तो ध्यान रखना है ये किसकी सहायक है? यह चंबल की सहायक नदी है। दैट मीन्स सी विल बी राइट। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारादि वातावरण पर प्रकाश डाला है? किर्क, वर्टन, जॉन्स्टन या फिर ग्रेगरी ने? किसने डाला है? यह डाला है किर्क ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और किर्क जो है 1952 से 63 यानी कि 1952 से 63 के बीच में इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे व्यवहारात्मक मॉडल कहते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेशन की। रोज़ ये सेशन होता है तो इसलिए आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को इसी तरह से मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थॉट से। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा कि ज्यामिति भूगोल की भाषा है? टी हैंगरस्ट्रैंड, पी हैगेट, बीजे एल बेरी या फिर डब्ल्यू बुंगी ने? तो किसने कहा था? यह कहा था डब्ल्यू बुंगी ने, यानी कि विलियम बुंगी ने कहा था कि ज्यामिति भूगोल की भाषा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, वृक्षी प्राणी जात की बहुतायत अल्पचरागाह मांसाहारी पशु एवं जलीय जीवों का आधिक्य विशेषता है? आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंध की, वर्षा वाले उष्णकटिबंध की, मानसूनी उष्णकटिबंध की या फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की? तो यह विशेषता किसकी है? यह विशेषता है वर्षा वाले उष्णकटिबंध की, यानी कि बी विल बी राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? जीवमंडल भंडार में एक प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। जीवमंडल भंडार में क्रोड क्षेत्र तथा अंतःस्थल मंडल होते हैं। जीवमंडल भंडार में संक्रमण क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है। या फिर डी है, जीवमंडल भंडार की विकासी भूमिका, संरक्षण भूमिका तथा लॉजिस्टिक भूमिका होती है। तो 22वीं का जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जीवमंडल भंडार की विकासी भूमिका, संरक्षण भूमिका तथा लॉजिस्टिक भूमिका होती है। इस तरह से डी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनसंख्या की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है और आपके ऑप्शन है भू आकृति विज्ञान में, जीव विज्ञान में, जननांकी विज्ञान में या फिर भूगोल में? तो किस में किया जाता है? यह जो है जननांकिकी में किया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ये वाला कूट वाला क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। एक तरफ दिया गया जलवायु और दूसरी तरफ दिया गया है देश, यानी कि किस तरह की जलवायु किस देश में है। भूमध्य रेखीय जलवायु कहाँ की है? यह जो है जायरे की है। मानसूनी जो जलवायु है वह वेनेजुएला की है। तो मानसूनी जलवायु वेनेजुएला की है। इस तरह से एक एक क्वेश्चन भी यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ की है? तो ये ट्यूनीशिया की है। और आर्द्र उपोष्ण जलवायु कहाँ की है? यह चीन की है। तो इस तरह से देखिए कूट 1 का 4 हो जाएगा, यानी ए का 4 किस में दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दिया गया और एक ऑप्शन से ही आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोल ड्रम के लिए सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया, ध्यान देंगे। यह सभी देशांतरों पर मिलता है।
भूमध्य रेखा के दोनों ओर स्थित है। यह क्षीण पछुआ पवन की पेटी है। या फिर डी, यह एक उच्च वायुभार पेटी है। 25वें का जो हो जाएगा, यह एक उच्च वायुभार की पेटी है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बात करेंगे डोल ड्रम का जो विस्तार होता है वह 0 अक्षांश से यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से लेकर के कहाँ तक होता है, 5 डिग्री उत्तर एवं, तो 5 डिग्री उत्तर नॉर्थ और 5 डिग्री दक्षिण तक होता है डोल ड्रम का विस्तार। यह आप समझ पाए होंगे। तो यह एक उच्च वायुभार पेटी है यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चिनूक हवाएं राकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर नीचे उतरती हैं। उनका तापमान किस दर से बढ़ता है, सामान्य ताप पतन दर, शुष्क रुदोष्म दर, आर्द्र रुदोष्म दर, या फिर डी हो जाएगा दोनों, सामान्य ताप पतन दर और शुष्क रुदोष्म दर, यानी कि दोनों हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, यह जो है शुष्क रुदोष्म दर से बढ़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है, परवर्ती नदी, प्रत्यानुवर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी, या फिर अध्यारोपित नदी। किस तरह की नदी का उदाहरण है, यह जो है उदाहरण है पूर्ववर्ती नदी की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बात करेंगे हिमालय की जो अधिकांश नदियां हैं वह क्या हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, तीस्ता एवं भागीरथी, ये सब क्या हैं, पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण हैं। और जो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसकी जो कुल लंबाई है वह 2900 किलोमीटर है। कितना है, 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन यही पूछे भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो भारत में इसकी लंबाई 1346 किलोमीटर है। याद रखना है, कभी पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो भारत में लंबाई है कितना है, वह 1346 किलोमीटर है और कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। याद रखना है, दो फैक्ट हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाद्वीपों में गर्म मरुस्थल प्रदेशों की सही स्थिति निम्नलिखित में से किन भागों में है, 40 डिग्री से 80-60 डिग्री के बीच, 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पूर्वी तट पर, या फिर 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पश्चिमी तट पर, या फिर डी है 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में। कितनी होती है, यह होती है 20 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पश्चिमी तट पर। इस तरह से सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सूची एक को सूची 10 फिर से मिलाना है। एक तरफ दिया है समुद्री धाराएं और दूसरी तरफ दिया है कि वह किस महासागर से रिलेट करती हैं। आइए देख लेते हैं। तो जो अगुलहास धारा है यह जो है हिंद महासागर की धारा है। अगुलहास कहाँ की धारा है, हिंद महासागर की धारा है। अल नीनो धारा कहाँ की है, यह जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। अल नीनो दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्यूरोसी धारा कहाँ की है, तो यह जो है उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है। और वेंगुला धारा कहाँ पे है, तो यह है वेंगुला धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है। तो इस तरह से ए का 1 हो जाएगा, बी का 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया और सिर्फ इसी ऑप्शन में ये दिख रहा है, तो सी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सारगैसो सागर है शांत सागर, उष्ण तथा खारा सागर, सागरी वनस्पति का क्षेत्र, या फिर ठंडा सागर। तो जो सारगैसो सागर है वो किस तरह का सागर है, यह जो है सागरी वनस्पति का क्षेत्र है। इस तरह से सी वाला जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाई जाती हैं या पाए जाते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी में, अंध महासागरी पेटी में, हिंद महासागरी पेटी में, या फिर परिप्रशांत पेटी में। तो सर्वाधिक ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं परिप्रशांत पेटी में। तो डी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है महाद्वीपीय मग्न तट का, महाद्वीपीय मग्न ढाल का, गहन सागरी मैदान का, या फिर महासागरी गर्त का। तो 32 नंबर पे आते हैं। इसका जो है सी गहन सागरी मैदान का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जो महाद्वीपीय मग्न तट है इसका जो विस्तार है वो 7.5% होता है, अनुपात जो होता है। तो इस तरह से सी वाला ऑप्शन का क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है, हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, चिलियन तुल्य, या फिर विसुवियस तुल्य। तो आप इसको देख के समझ पाएंगे कि जो चिलियन तुल्य है यह जो है ज्वालामुखी नहीं है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी हवाई तुल्य है, स्ट्राम्बोली है और विसुवियस है। अब बात करेंगे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है और इसको क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आज हम शाम को 7 बजे डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी और पीएचडी के लिए इतिहास के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, तो उसको भी आप जरूर देखें और वॉच करें और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सियरा नेवादा पर्वत किसका उदाहरण है, ब्लैक पर्वत का,
भ्रंशन पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, या फिर बलित या फिर मोरदार पर्वत का। तो यह पर्वत किस प्रकार का उदाहरण है? यह ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। तो ए वाला ऑप्शन जो जाएगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अम्लीय मैग्मा में सिलिका का प्रतिशत कितना होता है? कम, मध्यम, उच्च या फिर नगण्य। तो इसमें कैसा होता है? इसमें होता है मध्यम। तो बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की प्रमुख महाद्वीपीय प्लेट नहीं है? नहीं है पूछा गया है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, अंटार्कटिका और आसपास की समुद्री प्लेटें, या फिर डी है अरेबियन प्लेट। तो कौन सी नहीं है? डी जो है अरेबियन प्लेटें, यह महाद्वीपीय प्लेट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अगले प्रश्न में आते हैं। भामर उदाहरण है पैन प्लेन का, गिरिपाद मैदान का, मृत्तिका मैदान का, या फिर डेल्टाई मैदान का। तो भामर किसका उदाहरण है? भामर उदाहरण है गिरिपाद मैदान का। तो बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? वाल्थर पेंक ने, W.M. डेविस ने, J.W. पावेल ने, या फिर जेम्स हटन ने। तो आधार तल जो संकल्पना है इसका जो प्रतिपादन किया था, यह किया था J.W. पावेल ने। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा? सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज के सीरीज का। मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों तक जाने के दौरान तापमान दर में कितनी कमी आएगी? 200 मीटर से 1 डिग्री सेल्सियस, 205 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, 165 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर 185 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता होगा, आप इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आती है। तो इस तरह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, इवन केबीएस के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, जो कि रोज़ सुबह होती है और शाम को 7 बजे डेली होता है इतिहास का प्रैक्टिस सेट। देखो कैसे बनता है का? तो शाम को ज़रूर भी देखें 7 बजे इतिहास की प्रैक्टिस सेट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। विवर्तनिक बलों के कारण निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? भ्रंश घाटी, निलंबी घाटी, अध्यारोपित घाटी, या फिर पूर्ववर्ती घाटी। तो क्या बनेगा? यह बनता है भ्रंश घाटी। ए ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अपनति तथा अभिनति में लावा का जमाव हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को कहते हैं लैकोलिथ, बैथोलिथ, लेपोलिथ, या फिर फैकोलिथ। तो इस तरह की जो बनी होती हैं उनको बोलते हैं फैकोलिथ। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अल नीनो क्या है? अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा, पेरू के पूर्वी तट की गर्म धारा, पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अल नीनो क्या है? अल नीनो जो है पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कूट से संबंधित है। एक तरफ दिया है ज्वालामुखी और दूसरी तरफ दिया है उसकी अवस्थिति, यानी कि वह कहाँ पर स्थित है। एटना कहाँ पे है? तो एटना सिसिली द्वीप में है। एटना सिसिली द्वीप। क्राकाटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है, आप जानते होंगे। पीली ज्वालामुखी कहाँ पे है? ये भी एक ज्वालामुखी है, तो ये मार्टिनिक में है। पीली ज्वालामुखी मार्टिनिक। और मोना लोआ ये हवाई द्वीप में स्थित है। ए का 4 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तारों की विस्तृत गैस एवं धूल के राशि पिंड को कहते हैं फिलामेंट, नेब्यूला, ग्रहाणु, या फिर द्वैतवारक। तो इसको बोलते हैं नेबुला। किसको? तारों की विस्तृत गैस एवं धूल की जो राशि पिंड होती हैं, बेसिकली उसको नेबुला बोलते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेबुला नहीं, नेबुला, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिम युग के लिए माना जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। इयोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लायोसीन, या फिर ओलिगोसीन। महान हिमयुग के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसको जानते हैं हम लोग प्लास्टोसीन के नाम से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में हिमानीकरण की प्रक्रिया 4 रूपों में हुई, जिससे निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। जैसे कि हिमयुग होगा, एक यूरोप और एक उत्तरी अमेरिका। तो हिमयुग पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से हुआ था।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण माना गया है। बताना है कौन सा करेक्ट हो जाएगा। अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है। वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। या फिर बताना इसमें ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण या फिर व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है लेकिन आर सही है। क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर क्या है? स्पष्टीकरण, इसकी व्याख्या नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अपने सौरमंडल के प्रत्येक ग्रह का एक वायुमंडल है तथा वायुमंडल जलवायु के प्रत्येक तत्व का आधार है। इस तरह से दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण व्याख्या है नहीं। बेसिकली होता क्या है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है, यानी कि सूर्य जो होता है सौरमंडल के सेंटर में स्थित होता है। ठीक है, ये सन हो गया। और सौरमंडल में सभी जो स्थित 8 ग्रह हैं वह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ग्रह सूर्य के जितना पास हैं उसकी परिभ्रमण गति भी उतनी ही अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये इसकी डिटेल व्याख्या थी। पृथ्वी की विषुवत-रेखीय परिधि क्या है? 4050, 40,150, 40,076 या फिर 40,250। तो कितनी है? यह है 40,076 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा एवं सूर्य एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4 बार। कितनी बार होते हैं? ये होते हैं 2 बार। कब कब होते हैं? सूर्य और जो चंद्रमा होता है उसकी जो सापेक्ष स्थितियों में बदलाव होता रहता है। जब सूर्य और चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? सीजीगी बोलते हैं। इस स्थिति को सीजीगी बोलते हैं। यहाँ से भी आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, सीजीगी बोलते हैं। और युति को, ये हो गया सीजीगी हो गया। और एक होता है युति। युति को क्या होता है? अमावस्या तथा वियुति को पूर्णमासी होती है, यानी कि जब युति होती है उस समय अमावस्या होता है और जब वियुति होती है उस समय क्या होता है? पूर्णमासी होती है। यह महीने में कब होता है? 2 बार होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अपसौर की स्थिति होती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए भी, यदि आप सुपर टेट की तैयारी करें उसके लिए जरूरी है। अपसौर 3 जनवरी को होता है, 21 जून, 4 जुलाई या फिर 22 दिसंबर। तो 21 जून और 22 दिसंबर तो गलत है, 3 जनवरी और 4 जुलाई में से एक सही होगा। तो अपसौर होता है 4 जुलाई को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और यही पूछा जाता है उपसौर। तो उपसौर होता है 3 जनवरी को। यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हैं। अगला प्रश्न। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में एक वृक्ष अपने पत्तों को इस कारण छोड़ देता है। किसके कारण? आर्द्रता की कमी के कारण, तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस से कम, दोनों ए और बी, या फिर न ही ए और न ही बी। क्या होगा इसमें? हो जाएगा आर्द्रता की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आकाशीय पिंडों के बीच दूरियों को मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? फैदम, समुद्री मील, प्रकाश वर्ष या फिर मानक मील। तो आकाशीय पिंडों के बीच जो दूरियों को मापने की इकाई है वह क्या हो जाएगी? वह है प्रकाश वर्ष। सी ऑप्शन करेक्ट है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। होता क्या है कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिससे प्रकाश किरण, यानी कि 2,98,000 किलोमीटर, लगभग 3,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलकर 1 वर्ष में पूर्ण करती है। और इस प्रकार वर्ष 9.5 मिलियन किमी लगभग होता है, यानी कि 1 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या कितनी है? 100 से 200 अरब, 250 से 300 अरब, 300 से 350 अरब, या फिर 350 से 400 अरब। तो आकाश गंगाओं की लगभग संख्या कितनी है? यह है 100 से 200 अरब के आसपास। ये ऑप्शन विल बी राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सौरमंडल के ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। या फिर चौथा है, बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस संघनित में बदल चुके हैं। कौन सा कूट सही है? कूट बताना है। तो इसमें से जो सी वाला कूट है 1, 2 और 3, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, चौथा सही नहीं है।
अगले प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव या फिर सूर्य का घूर्णन। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या फिर 1, 2 और 4। इसमें से क्या हो जाएगा? 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, 2 और 3 वाला ऑप्शन करें सही है। आगे क्वेश्चन लेते हैं। सूची दो इसमें डालना है। एक तरफ दिया गया है उद्योग और दूसरी तरफ दिया गया उत्पादन का केंद्र। सीमेंट एक उद्योग है और इसका जो उत्पादन केंद्र है यह कहाँ पर है? यह द्वारका में है। एल्युमिनियम उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? यह कोरबा में है। और लौह इस्पात उत्पादन केंद्र कहाँ पर है? ये भद्रावती में है। और वस्त्र उत्पादन केंद्र यहाँ पे फगवाड़ा में है। तो इस तरह से ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ए वाला क्या हो जाएगा? सही सुमेलित हो जाएगा। इस तरह से ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पूछा गया है? बोगाईगांव, इंजीनियरिंग, जामुल, सीमेंट, नाम रूप, उर्वरक, राजमुंदरी, कागज। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो नाम रूप है वही वाला क्या है? सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बोगाईगांव कहाँ पे है? ये असम में है। एक शोधनशाला है। यहाँ वर्ष 1979 से उत्पादन आरंभ हुआ। इसकी क्षमता 13.5 लाख टन प्रति वर्ष है, जबकि वास्तविक उत्पादन 11.6 लाख प्रति टन वर्ष है। जामुल में सीमेंट उद्योग, यानी जामुल कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। सीमेंट उद्योग है। और नाम रूप में उर्वरक नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर है? नाम रूप असम में भी है, लेकिन यहाँ पे ये उर्वरक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया था? कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, रेडजेल या फिर रिच्थॉफन ने भौतिक भूगोल का प्रयोग किसके लिए किया था? सामान्य भूगोल के लिए ये किया था हम्बोल्ट ने। बी ऑप्शन सही है। सिंधु जल संधि 1960 के विनियमन के अनुसार भारत सिंधु नदी का केवल कितना प्रतिशत जल ही उपयोग कर पाएगा? सिंधु जल संधि 1960 के तहत बात हो रही है, 58 नंबर की बात। तो ये हो जाएगा 20%, यानी कि सिंधु जल संधि 1960 के विनियमन के अनुसार भारत जो सिंधु नदी का जल है वो केवल 20% उपयोग कर पाएगा या फिर कर सकता है। बी ऑप्शन सही है। फिर से कूट वाला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। इसमें दिया है उत्पादन के कारक और अपर्दन के कारक और अपर्दन के लक्षण। बहता जल यह अधः कर्पित विसर्ग का एग्जाम्पल है। बहता जल अधः कर्तित विसर्ग। गतिशील हिम यह निलंबी घाटी का एग्जाम्पल है, यानी कि कारण है। बहती हवा यह चपाकार टिब्बा। लहर का टकराना शीर्ष और खाड़ी। इस तरह से हो जाएगा आपका ए का ए, बी, सी और डी ले लीजिए। तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, इस तरह से इसका मैच है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बी वाला ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1687 में ज्वार भाटा तथा चांद और सूर्य के ज्वार भाटा पैदा करने वाले बल की पहली बार तार्किक व्यवस्था प्रस्तुत की थी? जॉन डाल्टन, ग्रेगर मेंडल, आइजक न्यूटन या फिर अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह किया था? आइजक न्यूटन ने। सी विल बी राइट। अगला क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का विस्तार किन अक्षांशों के बीच पाया जाता है? 15 से 30 डिग्री दक्षिणी, 15 दक्षिणी से 30 डिग्री दक्षिणी, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कितना पाया जाता है? ए व बी दोनों पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। स्थल मंडलीय पट्टिकाओं के रचनात्मक उपांत को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? यूराल पर्वत, मेरियाना खाई, सिंधु गंगा मैदान या फिर मध्य अटलांटिक कटक। बात करते हैं, देखिएगा मध्य अटलांटिक कटक। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आएगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।